तो दोस्तों आज हम आ गए हैं एडवांस स्टडीज़। और शिमला में एडवांस स्टडीज़ जो है बहुत बढ़िया जगह है। तो आज हम आपको दिखाएंगे अंदर चल के क्या होता है। तो दोस्तों नीचे जो ये सड़क दिखाई दे रही है, यहाँ तक आए थे हम बस में। और ये जगह है बालूगंज, और बालूगंज से अब ऊपर की तरफ चढ़ के हम जा रहे हैं एडवांस स्टडीज़ की तरफ। और दोस्तों यहाँ देखिए, ये मिल गई है हमें एक तितली। यहाँ पर सड़क पर बैठी है, धूप सेक रही है, सुंदर लग रही थी, तो हमने सोचा इसको ऐड कर दें एक दृश्य में। आपको भी पसंद आई होगी। ये प्रकृति की रचनाएं हैं बड़ी सुंदर सुंदर। और ये उड़ गई भाई। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था IIAS के बारे में। तो ये जो है ये शोध संस्थान है बेसिकली, और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने 1964 में इसे स्थापित किया था, और 20 अक्टूबर 1965 से इसने काम करना शुरू कर दिया था। और तब से अब तक ये जो है भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान के रूप में, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ के रूप में कार्य कर रहा है। और ये दोस्तों आ गया है, ये टिकट घर है सामने, और यहाँ से टिकट ले सकते हैं। इसमें अंदर जाने के लिए टिकट लगती है। और इसके साथ में ही यहाँ पर ये कैफ़े है एक। इस कैफ़े का नाम है फायर स्टेशन कैफ़े। तो यहाँ आप जलपान खरीद सकते हैं, पैटीज वगैरह भी मिल जाती हैं। और बेसिकली यहाँ जो ये जगह है, इससे आगे जाने के लिए टिकट लगती है। तो यहाँ दो तरह की टिकट हैं। एक गाइडेड टूर होता है इसके अंदर। वो गाइडेड टूर के लिए 200 रुपये की टिकट होती है। और गाइडेड टूर के अलावा अगर बाहर हम लॉन्स में घूमना चाहें, लॉन है यहाँ पर, गार्डन है, लॉन और गार्डन की जो टिकट है वो 30 रुपये की टिकट है। और कोई फॉरेनर आता है तो फॉरेनर्स के लिए 500 रुपये के गाइडेड टूर की टिकट है इसमें। और दोस्तों पुराने ज़माने की बिल्डिंग है। तो मैंने आपको बताया था जो ये शिक्षण संस्थान के रूप में जो एडवांस स्टडीज़ है, एडवांस स्टडीज़ तो ये 1964 में बना और 1965 से काम करना शुरू किया। लेकिन उससे पहले ये जो मूल रूप से ये जो भवन है जहाँ ये संस्थान स्थित है, ये जो भवन है वो मूल रूप से 1884 में बनना शुरू हुआ था। अंग्रेज़ों ने बनवाया था। और 1884 से 1888 तक जो था इसकी जो इमारत की संरचना थी पूरी हुई। और 1888 में इसने, ये जो भारत का वायसराय थे उस टाइम लॉर्ड डफरिन, उसके घर के लिए बनवाया गया था। ये उसे घर के रूप में इसको बनवाया गया था बिल्डिंग को। और इसे वाइस रीगल लॉज कहा जाता था। वाइस रीगल लॉज के नाम से जाना जाता था। और जब लॉर्ड डफरिन चले गए उसके बाद और कोई गवर्नर जनरल और वायसराय जो भी यहाँ पर आए, वो यहाँ पर रहते थे, उनके घर के रूप में इसको प्रयोग किया जाता था। और दोस्तों मैंने जैसा आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था, जो शिमला है वो
7 पहाड़ियों में डिवाइडेड है, 7 हिल्स में डिवाइडेड है शिमला। और 7 हिल्स में से ये जो जगह है ये भी एक हिल है, ऑब्जर्वेटरी हिल कहते हैं इसे। और ऑब्जर्वेटरी हिल के ऊपर ये बना हुआ है, तो यहाँ से इस मतलब ऑब्जर्वेशन रखी जा सकती थी चारों तरफ। ऊंची जगह है इसलिए यहाँ पर इसे बनाया गया था, चारों तरफ निगाह रख सकते थे वो लोग कि कहीं से कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा है, या कोई भी किसी तरह की गतिविधि होती थी तो यहाँ से उन्हें साफ साफ पता चलता था, इसलिए ऊंची जगह पर इसे बनाया गया था। और ये जो इमारत है इसको डिज़ाइन किया था हेनरी इरविन ने। हेनरी इरविन जो था एक बहुत बड़ा वास्तुकार था, उसने इसको डिज़ाइन किया था। और दोस्तों ये उस टाइम की एक अनोखी इमारत थी। कहते हैं जब सन 1888 में ये बनकर तैयार हुआ था तो यहाँ पर बिजली आ गई थी उस टाइम। 1888 में और कहीं भी बिजली नहीं थी शिमला में, तो शिमला शहर में सबसे पहले बिजली यहीं पर आई थी। तो कहते हैं अंग्रेज लोग वहाँ से ब्रिटेन से भाप के इंजन लेकर आए थे, उन भाप के इंजनों से यहाँ बिजली पैदा की जाती थी और उस टाइम से बिजली यहाँ पर उपलब्ध थी। और उसके अलावा भी यहाँ इस बिल्डिंग की एक खासियत है, इसमें जो है फायर के लिए भी इंतजाम किए गए हैं, मतलब अग्निशमन जो यंत्र है वो इसमें पूरी बिल्डिंग में लगाया गया है पाइप्स के थ्रू। पूरी बिल्डिंग में पाइप फिट किए गए और उसके बाद वहाँ अग्निशमन यंत्र जो हैं इसमें फिट किए गए। तो आपने आप में मतलब पूरी तरह सुरक्षित ये इमारत बनाई थी अंग्रेज़ों ने। और बड़ी मतलब सुंदर इमारत है, और चारों तरफ देखिए इसके बड़ा सुंदर नज़ारा। और ये सामने दोस्तों सूरज दिख रहा है, सूर्य भी अस्ताचल की ओर चल पड़ा है, ये शाम हो गई है, लेकिन अभी है 1-1.5 घंटा सूरज छुपने में, तो हम आराम से देखेंगे इसे। और ये दोस्तों सामने की तरफ यहाँ कोई नर्सरी है, और यहाँ से आप पौधे ले जा सकते हैं अगर पौधे ले जाना चाहें तो। और बड़ा गार्डन मेंटेन कर रखा है। अभी क्योंकि सर्दी है तो सर्दी में एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे पेड़ मर जाते हैं। गर्मियों में इसे देखने का जो मज़ा है वो अलग ही है, गर्मियों में यहाँ बहुत हरियाली होती है चारों तरफ। लेकिन सर्दी है तो सर्दी में कुछ प्रजातियाँ ऐसी होती हैं पौधों की जो सर्दी को सहन नहीं कर पाती। तो अभी यहाँ जो आपको पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे वो सिर्फ सर्दियों वाले मिलेंगे जो सर्दी को सहन कर पाते हैं। और यहाँ पर जो गार्डन में काम करते हैं लोग, वे बड़े उन्होंने उसी हिसाब से यहाँ पर मेंटेन किया हुआ है, मेंटेन करके रखा हुआ है। और दोस्तों ये यहाँ पर बेंच वगैरह आप बैठ सकते हैं, आराम से मज़े कर सकते हैं। और ये दोस्तों यहाँ इन्होंने पेड़ लगा रखे हैं, उनके नाम भी लिख रखे हैं साथ में। ये आप आएंगे तो देखिए, अलग कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पर यही आपको पेड़ मिले, जब आप आएंगे तो अलग पेड़ मिलेंगे। ये बेसिकली नर्सरी की तरह ही यूज़ होता है ये जो गार्डन है। और यहाँ तरह तरह के इन्होंने जो हैं प्रजातियों के पौधे लगा रखे हैं।
और दोस्तों यहाँ पे फूल तोड़ना मना है ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि फ़िलहाल तो अभी यहाँ फूल है नहीं, लेकिन आप गर्मियों में आएंगे तो यहाँ बहुत तरह के फूल मिलेंगे आपको। और बेसिकली फरवरी के बाद यहाँ फूल खिलने शुरू हो जाते हैं, फरवरी से ही। और फरवरी से जून जुलाई तक यहाँ बढ़िया फूल, बहुत तरह के फूल देखने को मिलेंगे आपको। और ये कुछ कर्मचारी हैं यहाँ पर जो इस गार्डन में काम करते हैं। बस ये सामने वाला गार्डन यहीं तक है। यहाँ के बाद अब पीछे वापस चलते हैं बैक साइड वाले गार्डन की तरफ। और यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया था, ये सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। और ये दोस्तों, ये जो पेड़ है ये बान का पेड़ है। ये जो पेड़ है, ये पेड़, इसकी लकड़ी जो है कोयले के लिए यूज़ होती है बेसिकली, और किसी काम में नहीं आती है। बड़ी कच्ची लकड़ी होती है, तो इसका कोयला बनता है बान के पेड़ का। और ये जो सामने दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े पेड़, इनमें कुछ देवदार के हैं, कुछ सागवान के हैं, कुछ चीड़ के हैं। लगभग मतलब ये तीनों एक ही प्रजाति होती हैं। चीड़, देवदार, सागवान लगभग मिलते जुलते हैं। हाइट का फ़र्क होता है, कुछ कम हाइट पे उगते हैं, कुछ ज़्यादा हाइट पे उगते हैं। सबसे ऊंची जो हाइट होती है वहाँ देवदार उगता है। और ये इन्होंने कुछ पौधे लगाए हुए हैं, जैसे ये है, हमारे यहाँ तो इसको सुख दर्शन बोलते हैं। यहाँ पता नहीं क्या लिख रखा है इन्होंने। और दोस्तों चलते हैं अभी आगे हम, देखिए। तो कैसा लग रहा है दोस्तों? अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल। आगे भी ऐसी ही वीडियो लेके आता रहूँगा मैं आपके साथ इस चैनल पर। मैं घूमने की, जहाँ भी घूमने जाता हूँ वहाँ की वीडियो मैं लाऊंगा आपके लिए। और दोस्तों हम बात कर रहे थे इस बिल्डिंग के बारे में, और ज़्यादा अभी हम बात करेंगे आगे चलते चलते। और कुल मिलाकर यहाँ आना व्यर्थ नहीं जाएगा। बड़ा सुंदर यहाँ का वातावरण, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, पहाड़। सुंदरता तो है ही पहाड़ों में, इसीलिए पहाड़ खींच के लाते हैं। पहाड़ों की तरफ हर कोई खिंचा चला आता है, वो सिर्फ इसी सुंदरता के कारण है। और ये देखो, चारों तरफ मतलब आपको सुकून मिलेगा यहाँ देखते हुए। तो दोस्तों ये बड़ी भव्य इमारत है। चलिए अब चलते हैं आगे गार्डन के पीछे वाले हिस्से की तरफ। तो ये बिल्डिंग जो है, अभी हम पीछे की तरफ जा रहे हैं इस बिल्डिंग के। और इस बिल्डिंग के पीछे जो है एक धूप घड़ी है, जिसमें धूप से टाइम देखा जाता था, वो भी दिखाएंगे आपको। और जैसा कहा जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जब चल रहा था, तो स्वतंत्रता आंदोलन में 1945 में एक शिमला सम्मेलन हुआ था। शिमला सम्मेलन भी यहीं आयोजित किया गया था, इसी बिल्डिंग में।
और 1947 में जब पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान को भारत से अलग करने का निर्णय हुआ था, वो भी यहीं पर हुआ था। तो जब तक भारत स्वतंत्र हुआ तब तक ये वायसराय के निवास के रूप में ही बिल्डिंग यूज होती थी। लेकिन जब भारत आज़ाद हो गया तो आज़ादी के बाद इस भवन का नाम जो है राष्ट्रपति निवास कर दिया गया, और इसका उपयोग भारत के राष्ट्रपति के लिए जो गर्मियों के आश्रय स्थल के रूप में किया जाने लगा। गर्मियों में यहाँ राष्ट्रपति आके रुकते थे, लेकिन सब राष्ट्रपति यहाँ नहीं आते थे, इसकी उपेक्षा होने लगी। और फिर जब इसकी उपेक्षा होने लगी तो जो हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, उन्होंने फैसला किया इस इमारत को जो है शिक्षा के केंद्र में बदलने का। और राष्ट्रपति के जो समर रिट्रीट के लिए जो बिल्डिंग थी, वो एक और बिल्डिंग छराबरा में है, वो द रिट्रीट कहते हैं उसे, वहाँ पर राष्ट्रपति निवास को स्थानांतरित कर दिया गया और इसको जो है शिक्षा के केंद्र के रूप में आगे बनाया गया। तो 6 अक्टूबर 1964 को इसका औपचारिक रूप से गठन हुआ था और 20 अक्टूबर 1965 को प्रोफेसर एस राधाकृष्णन ने इसका उद्घाटन किया था। और जो ये संस्थान है, इसके जो पहले निदेशक थे वो थे, इतिहासकार थे एक प्रोफेसर निहार रंजन। निहार रंजन इस संस्थान के पहले निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए। और बड़ी मतलब और बहुत सारी कहानियां हैं इसके साथ जुड़ी हुई। 2004 के आसपास जो है वाइसरीगल लॉज कॉम्प्लेक्स में यहाँ के मैदान में एक स्टिक कोर्ट की खोज हुई। और 2010 तक यहाँ नेपाल के राजा द्वारा प्रस्तुत एक अष्टधातु से बनी हुई घंटी थी, अब नहीं है वो, लेकिन अब भी यहाँ बहुत कुछ है देखने के लिए। तो ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ है, ये शिमला की पहली विद्युतीकृत इमारत है, वो भी मैंने आपको बताया। और अब यहाँ से चलते हैं नीचे, ये जो गार्डन है, नीचे गार्डन। और ये जो दीवारें हैं, इसकी जो दीवारें हैं वो बेसिकली सीमेंट से नहीं बनाई गई हैं। सीमेंट का प्रचलन नहीं था तब हिंदुस्तान में जितनी भी इमारतें बनाई जाती थी वो चूने के पत्थर से बनाई, चूने की चिनाई होती थी। चूने की भट्टियाँ चलती थी और उन भट्टियों में चूने को पका के और उसका जो मिक्सचर बनाया जाता था, मसाला बनाया जाता था, उससे जो है यहाँ पर चिनाई का काम होता था। तो आज भी देखिए ये जो पत्थर हैं, इनमें जो जोड़ हैं उनमें बिल्कुल कहीं कोई दरार नहीं है, बिल्कुल ऐसे का ऐसा खड़ा है। तो सीमेंट की जो शुरुआत हुई थी वो अंग्रेज़ों ने की थी। एक्चुअली अंग्रेज़ हमारे जो यहाँ से जो कच्चा माल था, जो उसी से सीमेंट बनती है, सीमेंट का कच्चा माल वही होता है जो चूने की जो हमारी चिनाई होती थी, और उसमें कुछ मिट्टी मिला के, कुछ बालू मिला के, कुछ राख मिला के वो सीमेंट बनाई जाती है। यहाँ से अंग्रेज़ लोग कच्चा माल ले जाते थे और वहाँ से सीमेंट बनाकर उसे महंगे दामों पर बेचते थे। चूने की भट्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया था, चूने की भट्टियाँ यहाँ बंद हो गई तो लोगों ने सीमेंट खरीदना मजबूरी में शुरू किया और तब से ये सीमेंट की फैक्ट्रियाँ यहाँ शुरू हो गई। और सीमेंट की कोई लाइफ नहीं होती है। सीमेंट की लाइफ असलियत में देखो तो आप भी कोई घर बनाते हैं, 5-7 साल में उसमें दरारें आने लगती हैं, पलस्तर झड़ने लगता है। लेकिन हमारा जो पुराना भारतीय संस्कृति थी, हमारा जो पुराने जो मसाले थे, वो सैकड़ों सालों से बड़े बड़े किले आज तक भी ऐसे ही खड़े हैं। तो वो हमें दोबारा अपनाना चाहिए। अब लोग उसकी तरफ पता नहीं क्यों नहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास पैसा है और आप घर बना रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा लगे, लेकिन वो जो चीज़ बनेगी वो बिल्कुल ये समझ लीजिए कि दादा लेयर पौधा बरते कहते हैं हमारे यहाँ, तो इस टाइप की बनेगी।
तो अभी ये जो है ये पीछे की तरफ का गार्डन है, बैक साइड का गार्डन। और अभी हम इस बैक साइड के गार्डन को घूम के फिर चलेंगे हम उस घड़ी की तरफ जो धूप घड़ी है। ये गार्डन बड़ा मतलब हर चीज़ करीने से बनाई हुई है। अभी सर्दियाँ हैं इसलिए यहाँ थोड़ी सुंदरता कम दिखाई दे रही है। आप कभी भी आए तो सर्दियों में शायद अवॉइड करें यहाँ ना। गर्मियों में आएंगे तो आपको यहाँ काफ़ी सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। मैं शायद बहुत ज़्यादा घुमा रहा हूँ आपको, हो सकता है ये वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन मैं वीडियो खुद लंबी नहीं करना चाह रहा। ये जगह ही इतनी सुंदर है और घूमने लायक है तो मैं आपको सारा कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए। लेकिन आप इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ जो चीज़ें हैं ना वो बड़ी कम देखने को मिलती हैं। इतनी ऊंचाई पे, इतने ऊंचे पहाड़ पर जाकर इतना सुंदर इन्होंने, देखो अपने वायसराय के लिए अंग्रेज़ों ने भवन बनाया था ये। और एक्चुअली हमारे जो भारत में जितनी भी इमारतें हैं, आज़ादी के बाद की शायद ही कोई इमारत देखने को मिलती है ऐसी। आज़ादी से पहले की इमारतें हैं। हमने शायद किन्हीं बढ़िया इमारतों का निर्माण नहीं किया आज़ादी के बाद। अब 5-7-10 साल से जो हम इमारतें बना रहे हैं वही हैं। उससे पहले जब तक कांग्रेस का शासन था, देखो मुझे कांग्रेस और बीजेपी वो कोई नहीं, मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कहा जाता है जो बात होती है, क्योंकि कांग्रेस के शासनकाल में कोई ऐसी इमारत का निर्माण नहीं हुआ। अब देखिए हमारा जो नया संसद भवन, और ये आ गई है दोस्तों घड़ी, ये है वो धूप घड़ी। और इस घड़ी में जो है ये बीच में जो छेद है इसमें कुछ लकड़ी वगैरह खड़ी करके कुछ, और यहाँ टाइम देखने का सिस्टम था। तो ये अंग्रेज़ों के ज़माने की ये भी एक यहाँ टाइम टेबल जो था वो ट्रेन का टाइम टेबल के हिसाब से। और ये कुछ लोग, ये पर्यटक हैं, ये बाहर से आए हुए हैं, कुछ नेपाल से। और ये भी यहाँ अपना फ़ोटो वोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। और हाँ दोस्तों, आपको एक बात और बताऊंगा मैं। अभी थोड़ा हम बाहर चलते हैं आगे। ये जो बैक साइड का लॉन था ये ख़त्म हो गया यहाँ से, और वापस हम उधर ही जा रहे हैं जहाँ से आए थे। और सूर्य देवता भी बड़ी तेजी से भाग रहे हैं अपने यहाँ से अस्ताचल की तरफ। और दोस्तों अभी हम वापस उसी रास्ते से बाहर की तरफ। और ये जो पुरानी इमारतें हैं यहाँ पर हमें ज़रूर जाना चाहिए, इससे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। और इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने वर्तमान को और भविष्य को ठीक करना चाहते हैं तो हमें इतिहास की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम इतिहास को देखते हैं तो इतिहास से हमें बहुत सारी सीखें मिलती हैं, बहुत समझने की और सीखने की क्षमता विकसित होती है। खैर बड़ा सुंदर ये जो है। हाँ, तो मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था। ये जो सामने जो मैदान है, ये जो लॉन है, ये गार्डन जो बिल्डिंग के सामने वाला गार्डन है, ये गार्डन एक टैंक के ऊपर बना हुआ है। यहाँ जो है नीचे वाटर टैंक है, और जो भी बरसात का पानी आता है वो इस टैंक में जाकर इकट्ठा होता है इस पूरी बिल्डिंग का। तो ये जो मतलब जल संचयन प्रणाली थी, वर्षा का जल संचित करके और हम उसको यूज़ करते थे पीने के लिए।
तो वो आज भी यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही चलता है। और शिमला में यहाँ से नीचे के जो इलाके हैं वहाँ पर पानी यहाँ से सप्लाई होता है आज भी। तो ये वाटर टैंक है इसके नीचे, ये जो पूरा गार्डन है, ये जो पूरा गार्डन आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग के सामने वाला जो गार्डन है इसके नीचे वाटर टैंक बना हुआ है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये व्लॉग, बताइएगा ज़रूर नीचे कमेंट करके। और आगे जो वीडियो रहेंगी वो भी मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा, इससे नॉलेज मिलेगी आपके दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, जिसको भी आप शेयर करेंगे। और दोस्तों, आज का जो सफ़र था वो हम यहीं समाप्त करेंगे। अब हम चलेंगे अपने विश्राम स्थल की ओर। आज की ये वीडियो इतनी ही, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ जल्दी एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा और अपना चरित्र इस तरह से विकसित करिएगा कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और रातें खुशनुमा। धन्यवाद।